बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो ये लाइव पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, तनाज़ा जितना भी बड़ा हो वो लड़ाई भड़ाई से हल नहीं होता, बल्कि मुज़ाकरात की मेज़ पर ही उसका कोई ना कोई नतीजा अख़ज़ किया जाता है। और हम ये देख रहे हैं जो कि खुशैन पहलू है कि गुज़श्ता 2 माह से हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान पनामा लीक्स और इसके बतन से जन्म लेने वाले दीगर इशूज पर लफ्जी जंग छिड़ी हुई थी। लेकिन अब आज जो है वो अमल इस लिहाज से मुकम्मल हुआ कि जो तय पाया था कि 6 अरकान पर मबनी पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जाएगी। प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने कौमी असम्बली में अपने खिताब के दौरान जो सजेशन दी थी, अब उस पर नाम भी सामने आ गए हैं। बिलखसूस अपोजिशन की जानिब से एक इरिटेंट बना था जिसमें MQM मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को जो 6 अरकान अपोजिशन की तरफ से नामजद किए गए थे उसमें नहीं डाला गया था। आज वो मामला भी हल हुआ और आफ्ताब शेरपाव की जगह जो पहले अपोजिशन के 6 अरकान में शामिल थे, अब MQM के बैरिस्टर सैफ जो है वो उनकी जगह उन्होंने ले ली है। और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ खुर्शीद शाह साहब की जानिब से स्पीकर नेशनल असेंबली को खत भी लिखा गया है जिसमें नाम भी दिए गए हैं। और उम्मीद अब ये की जा रही है कि मंडे से मुज़ाकराती अमल शुरू होगा और जो ज़ाब्ता कार के हवाले से जो पहले हुकूमत ने दिए, फिर अपोजिशन ने दिए, फिर अपनी अपनी पोजीशन पे खड़े रहे, अब कोई मुश्तरका और मुत्तफ़िका ज़ाब्ता कार सामने आ जाएगा। दूसरी जो अहम पेशरफ्त हुई, लेकिन ये इसके साथ साथ कि ये बात अब पार्लियामेंट के फोरम से तय होगी। हम ये भी देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ और PTI के चेयरमैन इमरान खान की अवामी राब्ता मुहिम भी साथ साथ जारी है। आज प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ स्वात में मौजूद थे। एक नोबल कॉज था, किडनी हॉस्पिटल का क़याम अमल में आया जिसका उन्होंने इफ्तिताह किया, लेकिन इसके बाद उन्होंने एक बड़े जलसे आम से भी खिताब किया। और वहां पर जो लोग मौजूद थे, प्राइम मिनिस्टर की जो पंच लाइन यही थी कि हम सड़कें बना रहे हैं और कुछ लोग सड़कों पर आना चाह रहे हैं। दूसरी तरफ हमें आज बताया गया है, बल्कि आपके इल्म में भी है या वो विजुअल्स भी देख रहे हैं, जो स्वात का जलसा था बड़ा मशहूर, जो स्वात से वाकिफ हैं, ग्रासी ग्राउंड स्वात का एक बहुत बड़ा ग्राउंड है जहां बड़े जलसे हुए हैं। और इस जगह पे आज ये काफी बड़ा जलसा हुआ प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ का। और आज फैसलाबाद में दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अपनी सियासी कुव्वत का मुजाहरा कर रही है। इमरान खान भी खिताब करेंगे। तो हम ये भी देख रहे हैं कि पार्लियामेंट के फोरम में भी मामला आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन साथ साथ पब्लिक कॉन्टेक्ट अवामी राब्ता मुहिम भी जारी है। इस पर भी जरा सवालात उठाएंगे। और दूसरा सबसे अहम इशू 22वीं आईनी तरमीम, जिस पे कल हमने सरसरी जिक्र किया था, इलेक्शन कमीशन में इस्लाहात से मुतल्लिक है, मुत्तफिका तौर पे सामने आई। आपके इल्म में होगा जब 2013 के इलेक्शन हुए उसके बाद बहुत अरसे तक ये इशू बना रहा, कजिया बना रहा कि मुबैना धांधली हुई है और उसमें इलेक्शन कमीशन के मेंबरान बसत एहतराम जो इस वक्त मौजूद हैं, कुछ जमातों ने कहा कि वो खुद इसमें शामिल हैं। अब ये जो नया तरमीमी बिल आया है जो कौमी असम्बली से जब पास हुआ, आज सेनेट से पास नहीं हो सका क्योंकि कोरम पूरा नहीं था, उसके सीधा नुकात हमने एक मशकी आपके लिए सामने रखते हैं, आपके साथ वो शेयर करते हैं। इस तरमीम के तहत क्या नई चीज है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए सिर्फ जजेस, ये आप देख रहे हैं, सिर्फ जजेस जो हैं उनकी तैनाती की शर्त इसको खत्म कर दिया गया है। इस पे भी चूंकि नुकता आता था कि सिर्फ जज ही क्यों, इस तरमीम में ये अब खत्म कर दिया कि सिर्फ जज नहीं, जज हो सकते हैं लेकिन इसके अलावा भी और लोग भी हो सकते हैं, उनकी भी शराइत सामने है। फिर इस आईनी तरमीम के तहत चीफ जस्टिस से कायम मुकाम चीफ इलेक्शन कमिश्नर तैनात करने का इख्तियार वापस लिया गया है। तीसरी जो अहम नुकता यह है कि इस तरमीम के तहत इलेक्शन कमीशन सेनेट की तरह काम करेगी, यानी और इसके जो कमीशन के आधे अरकान हैं वो 2.5 साल बाद रिटायर हो जाएंगे, दूसरे आ जाएंगे और कंटिन्यूटी तसलसल रहेगा। जैसे सेनेट ऑफ पाकिस्तान जो है उसमें तसलसल रहता है। कौमी असम्बली आपको पता है कि अगर वो अपनी मुद्दत पे खत्म हो जाती है, बीच में पहले जब 58(2)B के तहत तहलील भी कर दी जाती थी, खुद भी प्राइम मिनिस्टर एडवाइस कर सकते, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए अब कम से कम 20 साल का तजर्बा रखने वाले सरकारी अफसर या टेक्नोक्रेट को भी मुकर्रर किया जा सकेगा। तरमीम की मंजूरी के हक में जैसे मैंने बताया ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी थी, 236 अरकान ने वोट दिया जो कि 2/3 अक्सरियत से ज्यादा है। और उसके अलावा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ओहदे के लिए उम्र की हद 68 बरस रखी गई है, जबकि मेंबर की उम्र की हद 65 साल मुकर्रर की गई है। आपके इल्म में है कि जब फखरुद्दीन इब्राहिम साहब थे तो बहुत से एतराज था कि बहुत बुजुर्ग हैं, तो एज लिमिट भी रखी गई है, दैट इज 68 ईयर्स एज, और मेंबर के लिए 65। इलेक्शन कमीशन का सीनियर रुकन चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अदम मौजूदगी में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जिम्मेदारियां देगा। तो इस आईनी जो तरमीम है इसकी अहमियत पर भी बात करेंगे। बड़ा नुमाइंदा पैनल मेरे साथ इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में मौजूद है। तारुफ में आपसे करा दे तो हमारी आज की पहली मेहमान शख्सियत हमारे निहायत मोहतरम है और हमारे लिए बहुत जो है खुशी की बात है कि आज ही इन्होंने अपने वजारत का वफाकी वजीर के ओहदे का हल्फ लिया और आज रात हमारे साथ PTV इस्लामाबाद स्टूडियो से मौजूद हैं। फेडरल मिनिस्टर हैं मीर हासिल खान बिजंजो साहब, बड़े जहांदीदा सियासतदान, नेशनल पार्टी के सरबराह। सर बहुत शुक्रिया और
बाज़ाब्ता आपको मुबारकबाद फॉर बिकमिंग अ फेडरल मिनिस्टर। थैंक यू वेरी मच जी। और हमारी आज की दूसरी मेहमान शख्सियत वजीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ हमारे निहायत मोहतरम बैरिस्टर जफरुल्लाह साहब, आपका सर बहुत शुक्रिया। आप आए, बहुत सी नशिस्तें आपसे टीवास भी की, आज आपके चेहरे में भी मुझे जरा सुकून जो है वो नजर आ रहा है, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रही है फॉर्मर स्टेट मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस, पीपल्स पार्टी की रुकन है मेरीन अनवर राजा साहिबा, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें वक्त दिया। जबकि कराची स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं मेंबर नेशनल असेंबली मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट साजिद अहमद साहब, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं और आपको भी वेलकम करते हैं कि आप जो 6 रुकनी जो पार्लिमानी कमेटी अपोजिशन की तरफ से नामजद हुई है उसमें आपकी जमात भी आई है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबको फॉर्मल वेलकम। मैं आपकी इजाजत से मीर हासिल साहब से अगर गुफ्तगू का आगाज करूं, सर पिछले सैटरडे आपसे बात हुई, आप कोयटा में थे, उस वक्त आपको ये उम्मीद थी कि ये पनामा लीक्स और उससे जुड़े हुए मामला पार्लियामेंट के फोरम से इसका हल निकल आएगा, लेकिन आप इसके साथ साथ बहुत से तजिया निगार कहते बड़े हंगामा खेज इजलास होंगे, सियासी दर्जारात बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। आज आपको लगता है कि अब ये मामला हल की तरफ हतमी तौर पे बढ़ रहा है और इंशाल्लाह इसका कोई ना कोई सिरा हमें निकल आएगा थ्रू दी फोरम ऑफ पार्लियामेंट? अनवर भाई, मुझे याद है कि जब मैं क्वेटे में आपने मुझे पूछा कि ये तो बहुत बड़ा हंगामा है और खासकर जो हमारे प्राइवेट चैनल्स ने जो कि अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, तो अब लड़ाई होने वाली है, दिन गिने जा चुके हैं, फलाना था, तो मैंने आपको कहा कि नहीं ये सब कुछ नहीं होने वाला है, ये दोबारा बातचीत पे आएंगे, मामला फिर पार्लियामेंट में आएगा, अपोजिशन भी इस तरह जो है ना वो वायलेंट नहीं हो सकता और न ही हुकूमत इनको दुत्कार सकती है, तो अल्टीमेटली हम इनको टेबल पे आना है, ये टेबल पे आएंगे। क्योंकि हम जब प्राइम मिनिस्टर के पास गए थे तब भी हमने यही रिक्वेस्ट की थी जी, बल्कि हमने प्राइम मिनिस्टर को रिक्वेस्ट किया था कि अब जितनी हो गई, अब इसको ठंडा करने की जरूरत है, इसको अब मजीद गर्म करने की गुंजाइश नहीं है। ठीक है। उसके बाद जाहिर है हम इन्हीं कॉरिडोर्स में हैं, सारे दोस्त रहे हैं, कभी किसी के साथ जेल रहा है, कभी किसी के साथ रेल में रहा है, तो जाहिर है अपोजिशन के लोग भी हमारे दोस्त ही हैं। तो हमने बुनियादी तौर पे ये बात अपनी तरफ से समझाने की कोशिश की कि इसका कोई रास्ता नहीं है, एजिटेशन इज नॉट रास्ता। हम स्ट्रीट्स पे आ जाएंगे तो स्ट्रीट के पावर भी किसी के पास नहीं है और उसकी जरूरत भी नहीं। लेकिन ये जो अवामी राब्ता मुहिम है जो खान साहब जलसा भी कर रहे हैं, उसे दबाव भी रखना चाहते हैं? मेरे ख्याल में खान साहब दबाव में रख सकते थे मगर थोड़ा आराम करते। वो जितने तवातिर से जलसा कर रहे हैं तो वो दबाव खत्म हो गया है। देखिए दबाव बुनियादी तौर पे जलसे से होता भी नहीं है। अब क्योंकि अपोजिशन ने बात करने का फैसला किया है, मेन पार्टी पीपल्स पार्टी है, पीपल्स पार्टी नेगोशिएशन में चला गया है, नहीं तहरीक इंसाफ भी शामिल है, शाह महमूद कुरैशी भी शामिल है, वो उसको अब होना पड़ा। ठीक है, तो इसीलिए अब वो दबाव बुनियादी तौर पे खत्म हो गया है। फिर दूसरी बात देखिए, यही सूरत हाल अगर आप थोड़ा सा याद कर ले, जब इन्हें धरना दिया जी तो हम लोग ही दरमियान में आए थे, ठीक है ना, देन फिर हम लोग पीटीआई वालों से भी बात की, इनसे भी बात की, वो सारे टीआर तय हो गए, ज्वाइंटली तय हो गए और इस वक्त भी होंगे। जब मैं एक बात आपको कि जो जिम्मेदारी पार्लियामेंट को मिली है अभी तक वो उसने पूरी तरह अदा की है। मतलब आप 80th अमेंडमेंट को ले लें कि आपने पूरा नया कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, बट द पार्लियामेंट डिड इट। यस, आप पिछले धरने के टीआर देखें, जब आपने इसको पार्लियामेंट के हवाले किया वो हल हो गया। अभी डेफिनेटली जो है ना ये मामला मुझे और कहीं नहीं होगा, ये पार्लियामेंट में हल हो जाएगा। ओके जफरुल्लाह साहब, आपसे भी बहुत सारी इस पे बातचीत हुई, मैं आपसे जानना चाहूंगा, कल भी हमने प्रोग्राम की, इस पे जो ये टाइमलाइन रखी है 2 वीक्स की, 2 हफ्तों में टीओआर पर इत्तेफाक राय हो जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमें पहले तो उम्मीद से चलना चाहिए कि हमारी कौम की जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी आम तौर पे जो सीनियर लीडरशिप है वो इस कमेटी में बैठी है जी, और वो कर लेंगे। और अगर नहीं भी होता, 2 हफ्ते की जगह 2.5 लाख जाते हैं, 1.25 लग जाते हैं, 4 लाख जाते हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? कोई क़यामत अज़ाब तो नहीं आ रहा। बल्कि आप उसकी हैरानी की बात है कि पाकिस्तान के आइन के अंदर दफा 254 में लिखा हुआ है कि अगर आइन ने किसी चीज के बारे में टाइम लिमिट तय की है कि ये काम इतने अरसे में हो जाए और उसमें ना हो तो उस काम को नुकसान कोई नहीं होता। लेकिन आप एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, आप माशाल्लाह पढ़े लिखे आदमी, आज मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा हूं उसमें था कि वक्त है वही एसेंस होता है, वक्त अगर गुजर गया मान लिया तो फिर वो नहीं मान लिया, लेकिन इसमें 2 हफ्ते 3 हफ्ते से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा, हाँ, इसेंस इस बात में ये है, जैसा मीर साहब ने फरमाया, बातचीत करना। इसेंस ये है कि सड़कों को छोड़ के पार्लियामान के दरवाजे पे आना, ये एसेंस है।
ایسنس یہ ہے کہ لڑائی کو چھوڑ کے اکاموڈیشن میں آنا. ایسنس یہ ہے کہ بجائے کہ معاملے کو الجھانے کے کسی خاص معاملے پہ بات چیت کر کے اس کا منطقی نتیجہ نکالنا, یہ ایسنس ہے. ٹائم کا کوئی مسئلہ نہیں پڑتا. اب یہ مجھے بتائیں, چونکہ آپ خود ایک معاشرہ قانون دان بھی ہے, آپ کے بھی ٹی او آرز تھے, اپوزیشن کے بھی ٹی او آرز تھے, آپ کو درمیانی رستہ کلب کر کے بیچ پہ کیوں لگایا نہیں جائے گا. آیا؟ بہت سے کریٹکس کہتے ہیں کہ آپ لوگ ذرا کمفرٹیبل پوزیشن میں آ گئے, کیونکہ اب صرف پاناما لیکس پہ فوکس نہیں ہے, دیگر آف شور کمپنیز, کمیشن, میں آپ رائٹ کہتا آف ہوں, لونز. ہمارا تو پہلے دن سے ٹی او آر آ گیا, ان کو لگ گئے 21 دن بنانے میں. اور وہ جو ہم نے بنائے تھے نا, ایمانداری کی بات ہے, میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, ہم جن جن سے ملتے تھے جو کہے ہم نے اکٹھے کر دیے, کوئی ہم نے نئی بات نہیں کی تھی. وہ کہتے تھے صرف پاناما, صرف نواز شریف. کیوں؟ پاناما میں بے نظیر بھٹو کا نام بھی ہے, اوروں کا بھی نام بھی ہے. تو بل میں انہوں نے لکھا ہوا ہے نواز شریف. یہ کوئی طریقہ کار ہوتا ہے؟ کون سنتا ہے ایسی بات؟ ہم کیوں سنیں گے؟ پھر اگر آف شور کمپنی وجن آئی لینڈ میں ہے یا خان عمران خان صاحب کی نیو جرسی میں ہے, تو وہ کیوں نہیں آئے بھائی؟ آئے, ٹھیک, صحیح بات, دبائے پاناما. ایک تو ہمارا یہ موقف تھا. صحیح. دوسری بات یہ کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں انڈیویجول رکھو. ہم نے کہا انڈیویجول کمپنیاں بھی رکھو. کمپنیاں بھی ہوتی ہیں, ٹرسٹ بھی ہوتے ہیں نا, جو مال شال لگاتے ہیں, بات بھیجتے رہتے ہیں, سنتے رہتے ہیں اخباروں میں. میں نام نہیں لیتا, وہ بھی آ جائیں. پھر یہ بہت الزام تھا جی, یہ اتفاق والے لون کھا گئے, بینک لوٹ گئے. اچھا بھائی, یہ بھی دیکھ لو ایک دفعہ. ٹھیک ہے, بار بار الزام لگتا ہے میٹرو میں کرپشن کھا گئے. اچھا جی, وہ سی پیک میں فلاں, بھائی جو پروجیکٹ ابھی نہیں بنے ہیں اس کا بھی الزام تھا کہ کمیشن. چلو کمیشن بھی دیکھ لو. ہمارا یہ اس لیے موقف تھا. اوکے. اب یہ اب طے یہ پروسیجر ہوا ہے کہ کمیٹی کام کرے گی, اس کے بعد پارلیمنٹ سے منظوری کے بعد چیف جسٹس صاحب کو لکھی جائے گی. پہلے تو یہ ہوگا نا, کمیٹی کے ذمہ یہ ہے ٹی او آر طے کرنا. ٹھیک ہے, اس ٹی او آر میں کمیٹی کیا کرے گی, کیا احاطہ کار ہوگا کام کا, اوکے, وہ طے کرے گی. اوپن ہے نا, صحیح ہے. مثلا ہماری بات مانتی ہے, ان کی مانتی ہے, دونوں کو ملاتی ہے. لیٹ دے ڈیسائیڈ, دے آر ساورن, دے ریپرزینٹ دی ساورینٹی آف دی پیپل نا. ٹھیک ہے. سیکنڈلی, کتنی دیر میں پارلیمان لا جب بنائے گی, فرض کیا لا بنانا پڑتا ہے, اسپیشل لا بنے گا. ڈیسائیڈ ڈیسائیڈ نا, ہم ابھی پریمپٹ نہیں کر سکتے. چیف جسٹس صاحب نے بھی لیٹر لکھا, نہیں, اس کو آپ بھول جائیں نا, چیف جسٹس کا لیٹر تو اور بانے میں ہے نا. یہ اس کمیٹی نے بھی طے کرنا ہے. ٹھیک ہے, بٹ دے وانٹ, کیا فورم کون سا چاہیے, لکھا ہوا ہے فورم کون سا ہوگا. وہ سپریم کورٹ سے کروانا چاہتے ہیں, وہ ٹروتھ کمیشن بنانا چاہتے ہیں, وہ خود بھی انہوں نے طے کرنا ہے. اچھا, یٹ ٹو بی ڈیسائیڈڈ. جی, اس میں لکھا ہوا ہے. اوکے. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ وہ انکوائری کس کی پہلے چاہتے ہیں, بعد میں چاہتے ہیں, یہ بھی طے کریں گے. ٹھیک ہے. وہ 1 مہینے میں چاہتے ہیں, سال میں چاہتے ہیں, 6 مہینے میں چاہتے ہیں. اس لیے ان کو ہمیں پریمپٹ نہیں کرنا ہے. یہ ساورن لوگ ہیں, لیٹ دے ڈیسائیڈ. اور جو یہ کریں گے صاحب انشاءاللہ کنسنسس سے ہوگا. جیسے بیر صاحب نے بتایا, اس وقت عمران خان صاحب جو تھے, ان کی باتیں بھی ہم نے الٹیمیٹلی طے کر لی تھی. یہ لگ ویسے کہ انہوں نے مانی کوئی نہیں. اور اس سے دوبارہ لوٹ کے کہ اس کو مانے گے یا نہیں مانے گے. میں بی بی آپ کے خالد سے قبل ساجد صاحب سے صرف یہ جاننا چاہتا ہوں. ساجد احمد صاحب, بہت شکریہ سر, آپ کراچی اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایم کیو ایم اب شامل ہو گئی ہے, جو 6 ممبرز کی لسٹ گئی ہے اپوزیشن کی جانب سے. کیا آپ کے تاثرات ہیں؟ آپ لوگ اس پر ذرا مترس تھے کہ اپوزیشن, اور بڑا آپ کی یہ جینوئن بات بھی تھی, چوتھی بڑی پارلیمانی قوت ہے, آپ کا نام نہیں اس پہ شامل تھا.
जो आईनी हो वो आईनी तरमीम से हल किया जा सकता है, डिस्कशन से हल किया जा सकता है, मगर उसका हल सड़कों पे कभी नहीं हो सकता। इसीलिए वो पॉलिटिकल पार्टीज जो मैं समझती हूँ कि मेजॉरिटी की तरफ जा रही हैं और कोशिश कर रही हैं कि मामलात को हल करें, जैसे इमरान खान साहब है, इतना बड़ा धरना किया, सब किया, मगर देखें डी चौक पे मामला हल नहीं हुआ। वो आए, असेंबली में आए, उसी असेंबली को गालियां देते थे, कल उस पर तकरीर उन्होंने की, और अब मामला हल की तरफ जा रहा है, हल की तरफ जा रहा है। मगर एक बहुत जरूरी चीज है, वो ये कि क्या इस तमाम चीज का कोई लॉजिकल एंड होगा? कोई लॉजिकल एंड जिसकी बात की जा रही है, उसमें बात की जा रही है कि करप्शन, जो मेन चीज है वो करप्शन है, वो पैनामा हो, ऑफशोर हो, कर्जे माफ करवाना हो, या कोई भी छोटी मोटी आप बात कर रहे हैं, कोई इसका लॉजिकल एंड है? इस लॉजिकल एंड की तरफ हम लेके जाएं इस सिलसिले को, इन TORs को, इस कमेटी को, इस पार्लिमान के जो भी हमारे मेंबरान हैं। देखिए, इस वक्त कौम मुतहम्मिल नहीं हो सकती, और कौम ये चाहती है कि हमारे इलेक्टेड नुमाइंदे, और इलेक्टेड नुमाइंदे भी मेरे ख्याल में चाहते हैं कि ठीक है, दूध का दूध और पानी हो जाए, और ये जो सवालात सिर्फ पार्लियामेंट पे उठते हैं, वो करप्शन, देखिए सिर्फ पार्लियामेंट में नहीं है, आप ब्यूरोक्रेसी देख लें, आप जुडिशरी देख लें, पैनामा के जो साए हैं वहां पे भी मंडला रहे हैं, आप फौज देख लें, वहां पे भी मामलात, अभी देखें 11 वहां ऑफिसर्स हैं, उनको निकाला गया है। अच्छी चीज है, इसलिए सफाई की जरूरत है, ओवरऑलिंग की जरूरत है, और इस ओवरऑलिंग को बनाने वाला जो इंजन है जी, जो मदर मैं समझती हूँ एरिया है, वो पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट ने अपने आप को ये कह दिया है कि अब ये मामलात ऐसे नहीं हो सकते। मगर ये मैं बड़ा क्लियर कर दूं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो खत लिखा था चीफ जस्टिस साहब को, उन्होंने TORs पे सवालात उठाए और वापस भेज दिया, और ये भी तय है, एक तरह से पॉलिटिकल पार्टीज की अंडरस्टैंडिंग है कि हमने इस कमीशन को चीफ जस्टिस से ही करवाना है। हमारे भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो एक कानूनी बात कर रहे थे, ठीक है, वो बात ठीक कर रहे थे, मगर ओवरऑल कंसेंसस ये है कि हम इसको चीफ जस्टिस साहब से करवाएंगे। अगर कल को कोई चीज चेंज हो जाती है मशावरत के साथ, पॉलिटिकल पार्टीज के कंसेंसस के साथ, ऑपोजिशन और हुकूमत के साथ, तो मैं समझती हूँ कि ये एक दूसरी बात होगी। मगर अभी मैं दोबारा जाऊंगा लॉजिकल एंड की बात की। पीपल्स पार्टी में के जो अब रवैया है, कोई नजरसानी की गई है? जो आपका शुरू में लग रहा था कि आप लोग बहुत फास्ट फॉरवर्ड की तरीके से आगे बढ़ रहे थे, अब लगता है कि थोड़ा सा आप लोगों ने रीएडजस्ट किए अपनी पॉलिटिकल पॉलिसी को। देखिए, पीपल्स पार्टी की पॉलिटिकल पॉलिसी जमहूरियत की मजबूती है, मगर जमहूरियत की मजबूती का यह मतलब नहीं है कि हुकूमत मनमानी करेगी तो उनको करने दिया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर साहब जो चाहेंगे, हाँ, हुकूमत अगर और प्राइम मिनिस्टर साहब आवाम की बेहतरी के लिए करेंगे, वेल एंड गुड, वेलकम, हम चाहते हैं आप आवाम के लिए बिजली, पानी, गैस, जो जमीन पर नजर भी आना चाहिए। रमजान आ रहा है, आप देखें कि इस वक्त महंगाई के क्या हालात हैं, आलू की फसल के जो हमारे किसान हैं, आलू और उस पर हम दोबारा बात करेंगे, अभी चूंकि हम तो इस पे फोकस कर रहे हैं, मैं आपके पास दोबारा लौट के आऊंगी, लेकिन आप नुकता आपने उठाया है हाफिज साहब, उनका लॉजिकल एंड क्या होगा इसका, मंतकी अंजाम, और ये जो करप्शन है जो जिसने हमारे मुआशरे को बिल्कुल जिसे कहते हैं बहुत अंदर से खोखला कर दिया है। अब मुश्ताक रईसानी साहब की खबरें जबान ज़द-ए-आम है, नो की जबान है, पता नहीं 80 करोड़ थे, 65 करोड़ थे, नोट गिनने की मशीनें लगी हुई थी। लॉजिकल एंड इसका कोई आएगा या नहीं आएगा? देखिए, अगर आपने इसको रखा खाली पनामा लीक्स पे, तो क्योंकि ये मेरा फील्ड नहीं है जी, लेकिन आपका मसला बहुत सी कमेटियां बनी हुई हैं, पहले भी बेहतर जानते हैं। देखिए, अगर आपने पनामा लीक, ऑफशोर कंपनीज पे गए, तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हो। और ये अगर ये कर से माफ कराने पे गए और कमीशन, क्योंकि उसमें मेरे हिसाब से आपके कानून के अलावा उन ममालिक के अपने कानून से, उनके अपने बैंक से, वो क्यों मुझे और जफरला को बैंक से एक्सेस देंगे कि आए आप हमारे अकाउंट चेक करें। दूसरी जो बात है, अहम बात, वो यही है कि भाई विद इन कंट्री अब लाज बनाने की, जो पनामा लीक से पाकिस्तान लीक कहते हैं, जो बलूचिस्तान में मुश्ताक रईसानी की शिकल, खैबर लीक जो वो खैबर बैंक वाला, ये लीक हमारे लिए ज्यादा है कि इनको हम कैसे प्लग करें। अब जरूरत यह है कि आप ऐसे कानून बनाएं जो
फ्यूचर में करप्शन की गुंजाइश भी ना हो। मेरी तो थोड़ा सा और भी राय है कि जैसे अमेरिका वगैरह में एथिक्स कमेटी होती है पार्लियामेंट की, जो पार्लियामेंट को ही चेक करता है, पार्लियामेंटरियंस को चेक करता है। अब तो हमें तो उस किस्म के कानून बनाने चाहिए कि ताकि पार्लियामेंट के मेंबर के पास भी इतना सख्त किस्म का चेक हो तो वो हिलजुल ना सके। और इसके अलावा बाकी करप्शन को खत्म करने के लिए एक मौका है, उसके लिए बैठे कानून बनाएं, लॉ बनाएं, बजाय कि हम चीखते पड़ रहे हैं कि वो कहा गया, वो कहा गया। तो जब ये बनेगा, कोई कहा नहीं पाएगा, तो ये शोर भी नहीं उठेगा। देखिए, इस वक्त आप माने न माने कि हमारे माशरे में कानून न होने की वजह से या कानून की मेरिट इम्प्लीमेंटेशन ना होने की वजह से अकरबा परवरी, कुंभा जो परवरी, तबाही मची हुई है, आप तस्वुर नहीं कर सकते। गालियां तो सबसे ज्यादा हमें पड़ती हैं पॉलिटिशियंस को, गरीबों को, जो करते हैं या ना करें। मगर वो जो आप किसको देखा ना, मुश्ताक रहसानी जैसे, वो तो गरीब बलूचिस्तान का छोटा सा था ना, बाकी उनका क्या होगा। ये यहाँ आपने थोड़ी सी ट्विस्ट दी कि वो सिर्फ बलूचिस्तान का था, इधर वो क्या होगा फिर? क्या होगा? यहाँ से ही वो सही बात है। सर, लॉजिकल इसका सर एंड क्या होगा? जो मेरिन साहब ने कि ये सवाल लोगों के जहन में, और बहुत से क्रिटिक्स कहते हैं कि जब कमेटी बन जाए किसी इशू पे, समझे कि मामला अंडर द कारपेट है। देखिए, कमेटी बैठती है, उठती नहीं है, ये तस्वर तो यही है। लेकिन ऐसा नहीं है। ये मैडम ने भी सही कहा, मीर साहब ने भी, कि इस पार्लियामान ने आज तक कितनी भी कमेटियां बनाई हैं, वो उठती भी तो रही है ना। कोई ऐसा ना कहें, वो तस्वर हमें खत्म करना चाहिए। दूसरा देखिए, लॉजिकल एंड, मतलब लोग पहले तो ये जस्टिस इज सीन टू बी डन। आपकी गुफ्तगू में ये तस्वर जो है कि पनामा का मतलब है करप्शन है, ये बात उन्होंने नहीं कही। वो खुद कहते हैं रॉन्ग डूइंग, लिखा है उन्होंने कि हम ये नहीं कह रहे कि रॉन्ग डूइंग का पैसा है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि टैक्स अवॉइडेंस की अवॉइडेंस इज नेवर क्राइम ना, पूरी दुनिया में नहीं होता ना। ये इशू नहीं है, मैं उस पर बहस नहीं करना चाहता, लेकिन असल इशू ये है कि करप्शन के जराए इनसे अलग करके आप उनको प्लग करें। मसलन सबसे बुनियादी बात यह है कि सियासतदान तो थोड़े हैं, ब्यूरोक्रेसी बहुत ज्यादा है। अगर आप करप्शन गिनना चाहें तो सियासतदानों से वो गुना ले जाते हैं। उनके लॉ स्ट्रक्चर नहीं है, उनके पे पक्ष उनकी ठीक नहीं है, उनको ठीक करने की जरूरत है। आपके नैब जैसे इदारे, इनके लॉ बड़े फजूल हैं जी, पकड़ने किसी के हथे में नहीं आता, लॉ एंड ऑर्डर ओवरऑल कमजोर है, वो चीजें ठीक करने वाली है। इसके साथ साथ आप जब तक लोगों की मॉरल वैल्यू ठीक नहीं करेंगे, एथिकल वैल्यू ठीक नहीं करेंगे, इंसान के वैसे का वैसा रहेगा। एहतसाब का लॉ हमारा पीपल्स पार्टी भी कहती थी, हम भी कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर ने उसने भी कहा, ये अब आना चाहिए। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में भी था, ये आना चाहिए। आना चाहिए। और तमाम पार्टी, मैं तो कहूंगा आपकी वजारत इस पे इनिशिएटिव ले। नहीं, हमने ड्राफ्ट बनाया हुआ है। ड्राफ्ट बनाया? हमारे पास ड्राफ्ट मौजूद है। कहाँ पड़ा है ड्राफ्ट? नहीं, देखिए, अब गवर्नमेंट, अगर मेरी राती ख्वाहिश है कि अगर यही कमेटी इस काम करने के बाद बैठी रहे, ये काम करके उठ जाए, लेकिन फिर बैठी रहे, उस हिसाब के लॉ को देख ले। इंपॉर्टेंट पॉइंट। और उसमें ये न देखें कि किस पे हाथ पड़ता है, उसका एक और हल भी है। बात ये है कि इस पे सियासतदान गौर कर लें, मेरी राती राय है, दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में हो चुका है, कि वो एक ट्रुथ कमीशन बना दें, ट्रुथ रिकंसिलिएशन कमीशन, जो चार्टर डेमोक्रेसी का हिस्सा भी है। साउथ अफ्रीका में बना, लाइबेरिया में बना, और मुल्कों में बना। उसमें बहुत सारे लोग जो है, उसमें उन लोगों को रखे जिन पे कोई उंगली ना उठाए, वो भी यही पार्लियामान के लोग बैठ के बिठा लें, एल्डर्स हमारे मुल्क के जो हैं, जिन पे किसी को मतलब नहीं इतराज, उनके सामने लोग चले जाएं, अपनी गलतियां भी मान लें, कैथारसिस भी कर लें, कौम से कहें मैं माफी भी कर दो। और एक ऑप्शन ये हो सकता है कि पुराने भी मिट्टी पाओ। हाँ, वो ये कह आज के बाद मैं इसको पनामा कॉन्टेक्स्ट में नहीं कह रहा, कोई इससे गलती, मैं बिल्कुल मैं कहता हूँ इसके बाद कर लें, इसको भले कर लें, कोई गलतफहमी में शिकार हो कोई, इसके बाद कर लें, एक नई स्टार्ट करें कौम की। हम उसकी टांग खींचते हैं, वो हमारी टांग खींचती है। दो बड़ी पार्टियों ने तो मैच्योरिटी कर ली, मैडम ने ठीक फरमाया, मतलब हमने पीपल पार्टी को बैठने दिया, अभी साफ ज़ाहिर है उनसे हमें कोई इतना थ्रेट नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक, बात कर लेते हैं, सोच लेते हैं। एतजाज अहसन की आप, चलो एतजाज साहब मेरे बुजुर्ग हैं, वो एक आदमी है, बिलावल भुट्टो साहब ने जो तक वो इलेक्शन कैंपेन थी, ओवरऑल पीपल्स पार्टी का बहाल रवैया मेच्योर है, मैं मानता हूँ उनको। अलबत्ता कुछ लोग ऐसे हैं नए, उनको शायद जल्दी है। वो कहते हैं ना, आशिकी सबर तलब, आशिकी सबर तलब, तमन्ना बेताब, खून दिल का क्या रंग करूं खूने जिगर होने तक। ये इनको समझाओ कि थोड़ा इंतजार कर लें। तो अब आपको पता रहता है इलेक्शन का तबल बच जाना है तो इलेक्शन हो जाए। अभी भी उन्होंने कहा है, मैं ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद आएंगे तो 22वीं तरमीम पे भी बात करेंगे, लेकिन अभी भी कहा है कि अगर हकायक छुपाए गए तो मैं सड़कों पे जरूर जाऊंगा। एक ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद आएंगे तो जरा 22 हम सड़कें बनाए इसलिए रहेंगे सड़कों पे
ये अपने प्राइम मिनिस्टर साहब की बात, मेरे लीडर है, मैं तो सड़कें बनाए फिर कि वो सड़कों पर आए, ये अपने अपने नसीब की बात आज है। है। व्यूअर्स, एक ब्रेक दें, ब्रेक के बाद आएंगे तो जरा 22वीं तरमीम पे बात करेंगे, और जो हम वहां पर भी ये बात आ रही थी कि इलेक्शन कमीशन हमारे यहाँ खुद मुख्तार नहीं होता और इलेक्शन कमीशन जो है वो पार्टनर इन क्राइम बन जाता है, जो कि कोट एंड कोट एलिगेशंस लगते हैं। क्या 22वीं तरमीम में इसका सदेबाप किया है? सब कुछ एक ब्रेक के बाद, वक्फा ले लीजिए जी। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम गुफ्तगू कर रहे हैं, अब हम थोड़ा सा 22वीं तरमीम पे भी आते हैं, जिसके चीधा चीधा नुकात हमने आपके सामने रखे थे। अगर मैं आप लोगों जैसे साजिद साहब, ऑब्वियसली इज अ मेंबर नेशनल असेंबली, और जब ये बिल पास हुआ तो उस वक्त साजिद साहब भी असेंबली में मौजूद थे और मुत्तफिका तौर पे पास हुए। साजिद साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि इलेक्शन में मुबैना धांधली के इल्जामात मुखालिफिन एक दूसरे पे लगाते रहे हैं, एमक्यूएम पे भी लगते रहे हैं, एमक्यूएम भी लगाते रहे हैं। कराची में इलेक्शन का शफाफ होना एक सवालिया निशान रहा है मीडिया के सामने भी, और हमेशा ये बात सामने आती है कि वहां पर कुछ ना कुछ हो जाता है। तो और इसके अलावा पीटीआई ने भी बहुत से इल्जामात लगाए, दीगर जगहों पर भी धांधली के इल्जामात लगते हैं। आप समझते हैं, आप इससे गो थ्रू जरूर हुए होंगे बीइंग अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इससे अब जो है वो शफाफ इलेक्शन के इनेकात में मददगार साबित हो कि इलेक्शन कमीशन इस तरमीम के बाद? योर टेक साजिद साहब। देखें, जो 22वीं तरमीम असेंबली से पास हुई है, इससे पहले 17वीं, 18वीं, 19वीं, फिर 20वीं, 21वीं और 22वीं अब तरमीम पास हुई है। अच्छा, ये इस तरमीम के पास होने का बुनियादी मकसद जो हम समझे हैं वो ये है कि इसका मतलब जो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद तमाम जमातें ये चाहती हैं कि पाकिस्तान के अंदर साफ शफाफ इलेक्शन हो। अच्छा, हमें याद है कि 2013 के जब इलेक्शन हुए थे तो उस पर पाकिस्तान की तकरीबन तमाम जमातों ने क्वेश्चन मार्क लगा दिया था। अच्छा, उस पर फिर बहुत सारे इल्जामात आए। फिर हमने ये भी देखा कि जो इंतखाबात पूरे पाकिस्तान में 2013 के अंदर हुए, उस हवाले से इलेक्शन कमीशन के पास तकरीबन 400-500 एप्लीकेशंस लगी कंप्लेंट्स की, और फिर उसमें से कुछ फैसले डिसाइड हुए और कुछ आज तक प्रोसेस में हैं, जो कि अभी तक रिजॉल्व नहीं हो पाए। अच्छा, फिर हमने ये भी देखा कि कुछ लोगों ने फखरुद्दीन इब्राहिम साहब के ऊपर भी उंगलियां उठाई, उनकी एज फैक्टर भी आया, बल्कि एक दम मरतबा तो ऐसा हुआ था कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब का कियानी साहब उनसे मिलने गए तो उनसे वो नॉर्मल अंदाज में बात करते, उनको पहचाने भी नहीं थे वो। फिर बाद में फखरुद्दीन इब्राहिम साहब ने खुद पूछा कि अरे आप कौन है, तो उन्होंने बताया कि मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हूँ, तो वो खड़े हो गए और मिले उसके बाद से। अच्छा, एक एज फैक्टर भी होता है। अच्छा, अब जो तरमीम आई है उसके अंदर बहुत सारी पॉजिटिव चीजें भी हैं, और उसमें एज फैक्टर का ख्याल रखा गया कि 68 होनी चाहिए। फिर उसमें एक बहुत अहम चीज ये रखी गई है कि जो इलेक्शन कमीशन का कोई भी सीनियर मेंबर वो चीफ इलेक्शन कमीशन बन सकता है। अच्छा, उससे फायदा हमें ये होगा कि एक मेंबर जो कि 4-5 साल अपनी परफॉर्मेंस दे चुका होगा इस कमेटी के अंदर, और उसके पास पूरा डेटा होगा, उसके पास एक एक्सपीरियंस होगा, ना कि हम डायरेक्ट कोई बंदा ब्यूरोक्रेट्स या कोई जज ऊपर से आ जाए और आकर डायरेक्ट चीफ इलेक्शन कमीशन बन जाए। तो मेरे ख्याल में उसके पास वो आइडियाज नहीं होते। अच्छा, आइडियाज उसके पास ज्यादा होते हैं जिसके पास तजुर्बा होगा। अच्छा, तजुर्बा उसके पास होगा जो इस कमेटी में होगा, और अब यही तय किया गया कि इस कमेटी का जो सीनियर मेंबर होगा वो भी चीफ इलेक्शन कमीशन बन सकता है। बहुत अच्छी मतलब ये मूव है। और दूसरा ये कि देखिए, पाकिस्तान में आज तक जितने भी इलेक्शन हुए हैं सब पर क्वेश्चन मार्क तो आया है। अच्छा, कराची, आपने कराची की बात कही, कराची में बहुत ज्यादा क्वेश्चन मार्क आया। हमारी समझ में भी ये नहीं आता कि हम किस तरह से प्रूव करें कि कराची के लोग बार बार मुत्तहिदा कौमी मुल्क के वोट देते हैं। आपने देख लिया पिछले अखबार के अंदर NA-246 का इलेक्शन हुआ, उसके बाद होने वाले इलेक्शन, जिमनी इलेक्शन, बल्दियाती इलेक्शन, जो कि अंदर रेंजर्स, बाहर रेंजर्स फोर्सेस के लोग मौजूद थे, और उसके बाद लोगों ने एमक्यूएम को सपोर्ट किया। अच्छा, वो अलग बात है कि कोई हमारे मैंडेट को तस्लीम ना करे, कोई हमारे वोट बैंक को माने ना, मतलब इससे सिस्टम की बेहतरी होगी, ना माने कि बॉटम लाइन ये है, वो आपकी ठीक है, आपकी बात है कि इससे इन तरमीम से जो इलेक्शन कमीशन की में जो लूप होल्स हैं, जो उसमें कोताहियां हैं, वो खत्म हो जाएंगी, या इसमें मजीद भी कोई और जरूरत थी? बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल, एक तो वो कोताहियां खत्म हो जाएंगी। दूसरा देखिए, अब इससे फायदा हमें क्या होगा, 2018 के अंदर आने वाले हैं इलेक्शन। अच्छा, हम ये देखते हैं कि इलेक्शन जब हो जाते हैं तो उससे पहले बहुत ज्यादा, उसके बाद फौरी तौर पर लोग ऑब्जेक्शन शुरू कर देते हैं, और नताइज को ना मानने का एक आम रिवायत पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। दुनिया में ऐसा जबकि नहीं है। दुनिया के अंदर ऐसा होता है कि हारने वाला, हमने ये भी देखा है कि अपना सर तस्लीम कर लेता है और ये कहता है कि ठीक है, मैंने अपनी हार को तस्लीम किया और आने वाले को बार-बार देता हूं और मैं काम करने की इजाजत देता हूं और हम उसके साथ कोऑपरेट करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ रिवायत अभी इसलिए मजबूत नहीं हुई कि पाकिस्तान में जमहूरियत अभी इतनी पनपी नहीं है, इतनी मजबूत नहीं हुई, उसके हाथ में इतने मजबूत नहीं हुए हैं, वो बड़े बड़े फैसले कर सके। आज इस तरमीम से फायदा ये होगा कि आप, क्योंकि पार्लियामेंट की तमाम सियासी जमात, अपोजिशन भी, हुकूमत भी इसके अंदर शामिल थी, और सब ने ही इस तरमीम को पास किया है। अब मुस्तकबिल के अंदर कोई इसमें एरर आता है
تو یقین پھر یہی لائحہ ترتیب دیا جائے گا کہ دوبارہ سے اس میں کوئی ترمیم کر کے کوئی امینڈمنٹ کر کے. میرین صاحب میں اب آپ سے جاننا چاہوں گا سر. تھینک یو میرین. میں آپ سے جاننا چاہوں گا, آپ سے یہی سوال آپ سے رکھتا ہوں, پہلے ٹی او آر کا رکھتا ہے, یہ 22ویں ترمیم آپ کی نظر میں اس سے جو الیکشن پروسیس پہ سوالات اٹھتے ہیں بالخصوص الیکشن کمیشن کی پرفارمنس کے حوالے سے, وہ ان سوالات کے جوابات مل جائیں گے کیا الیکشن ٹریبیونل میں؟ جو کہتے ہیں اگر ایک درخواست دائر کر دی جائے تو وہ اگلے الیکشن آ جاتا ہے تب جا کر فیصلہ نہیں ہوتا, وہ معاملہ بھی ریزالو ہو گیا ہے اس ترمیم کے تحت؟ آپ کی کیا رائے ہے میرین صاحبہ؟ انوار الحسن, اگر اب آپ مجھے بیچ میں انٹرپٹ نہیں کریں گے اور جو میں بات کرنا چاہتی ہوں وہ مجھے کرنے دیں گے, تاکہ یہ تاثر نہ آئے کہ یہ گورنمنٹ کا چینل ہے جیسے آپ نے مجھے پہلے روک دیا تھا. یہ کیا کہہ رہی ہے میم؟ آپ خود 5 سال حکومت میں وزیر رہی ہیں, میں لائیو پروگرام کرتا رہا ہوں. کہہ رہی ہوں, جب میں نے یہ کہا کہ جمہوریت کا مطلب پرائم منسٹر صاحب نہیں ہے, جب میں نے یہ کہا کہ عوام اس وقت آلو لے کے باہر کھڑے ہوئے ہیں, تو آپ نے کہا یہ دوسرا ٹاپک ہے, بعد میں کریں گے. کیسے دوسرا ٹاپک؟ آلو کا میں نے کہا کیا مقابلہ کرنا ہے پاناما لیک تو سے؟ کس کی بات کریں گے؟ یہ جو اسمبلیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور یہ جو سارا معاملہ ہے, یہ کس کے لیے ہے؟ عوام کے لیے. جو اس وقت بجلی کے لیے, پانی کے لیے, گیس کے لیے رو رہے ہیں, پیٹ رہے ہیں, اور پرائم منسٹر وہ پاکستان کے ہیں. اگر میں اپوزیشن سے تعلق رکھتی ہوں تو میں نے ترکمانستان نہیں جانا, میں نے اپنے پرائم منسٹر سے بات کرنی. صحیح بات ہے, اور یہ فورم ہے جس پہ میں بات کروں گی. دوسری چیز بڑی خوش آئند بات ہے, بڑی خوش آئند بات ہے کہ یہ ترمیم ہوئی اور یہ ایک بہتری کی طرف جا رہی ہے. اور جہاں تک عمر کی بات کی گئی, پھر ایک ٹیکنوکریٹ اور ججز کے میں سمجھتی ہوں معاملے سے اس کو نہیں سوری بیوروکریٹ سے اور ججز کے معاملے سے اس کو ٹیکنوکریٹس پہ لایا گیا, جہاں پہ میں سمجھتی ہوں بہت بہتری ہے. اور بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا, یہ ہمارے دور میں ہونا چاہیے تھا. اگر ہماری کوئی کمزوری رہ گئی ہے تو اب ہو گیا ہے, اچھی بات ہے. مگر اور بھی اس وقت اس میں گنجائش موجود ہے. اس وقت جو ایک ہیجمنی بنی ہوئی تھی ریٹائرڈ ججز کی, کیونکہ ججز ریٹائر تو کبھی فارغ نہیں ہوتے, بیوروکریٹس ایک جگہ سے نکلتے ہیں دوسری جگہ لگ جاتے ہیں, اور یہ جو چیزیں ڈالی گئی ہیں اس میں ایک اچھی چیزیں ہیں. مگر جہاں تک آپ نے کہا کہ اس سے تمام معاملات حل ہو جائیں گے, نہیں. ہمارے پاس یہاں منسٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں لا اینڈ جسٹس کے, یہ بہت میں سمجھتی ہوں اچھی طرح اس پہ بات کر سکتے ہیں, روشنی ڈال سکتے ہیں, اور یہ کوشش کر سکتے ہیں کہ اس کو مزید بہتر بنایا جا سکے. اور مجھے آج پھر اس بات کو کہنے سے آپ نہ روکیں کہ دیکھیے کہ کیا لوگ آنے والے الیکشنز کو بالکل صاف صاف کہیں گے؟ کیا اس ترمیم کے بن جانے سے اگلا الیکشن بالکل صاف شفاف ہو جائے گا اور الیکشن کمیشن پہ انگلیاں نہیں اٹھیں گی؟ نہیں, ایسا نہیں ہوگا. مزید ہمیں بہتری کی طرف جانا پڑے گا, مزید ہمیں کوشش کرنے پڑے گی کہ جو ہم قوانین بنا رہے ہیں ان قوانین پہ ہم عمل درآمد کیسے کروائیں گے. دیکھیے قوانین تو پہلے بھی تھے, یہ جو ہم امینڈمنٹس لے کے آ رہے ہیں اچھی امینڈمنٹس ہیں, بٹ ہمیں چاہیے کہ ان پہ عمل درآمد کرانے کی طرف ہم اپنے لوگوں کو کیسے لے کے جائیں. الیکشن کمیشن کی جو کیپیسٹی ہے اس کو انہانس کیسے کریں, جو ان کی کمیاں ہیں ان کو کیسے پورے کریں. ہم نے ان اداروں کو دیکھیں امپلائمنٹ ایکسچینج نہیں بنانا, اور پہلے یہ ادارے سارے امپلائمنٹ ایکسچینج بنے ہوئے ہیں. اوکے ٹھیک ہے, چلے اب آپ کی بات پوری آ گئی, اس کی میں تحمل سے سنتا رہا, میں نے بالکل بیچ میں جو ہے سوال نہیں کیا, اس لیے میں خیال آپ کا گلہ ختم ہوا ہے. بڑی مہربانی جی پلیز یو آر این آنریبل ممبر جی, اور میں نے بڑی آپ کو کنونس کر کے پی ٹی وی لاہور لے کر آیا ہوں. جی ظفر صاحب, پھر میں سر آپ کے پاس آتا ہوں. نے بھی کی ہیں اور جو ساجد صاحب نے کیا, یہ تو ویسے تو آن پیپر اٹ از لوکنگ گڈ. سر وہ اس کا سوال اس میں آنسر ہے, کیونکہ اکثر یہ آتا تھا کہ جی الیکشن ٹریبیونل میں اگر درخواست دی جائے اگلے الیکشن آ جاتا ہے اس کا فیصلہ نہیں آتا, جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ. پہلی بات تو یہ ہے کہ سماج عام طور پہ روایات سے چلتے ہیں, قانون کا اس میں دخل بہت کم ہوتا ہے. اس وقت ہندوستان کا جو الیکشن کا لا ہے وہ کم و بیش 99.9% وہی ہے جو پاکستان کا ہے. اس وقت ان کا الیکشن کمیشن بڑا انڈیپینڈنٹ نہیں, میں سن لینا, میں بتا رہا ہوں 99.9% لا یہی ہے, لیکن وہاں کا پولیٹیکل کلچر اور الیکشن کمیشن کے افسران اور ممبران کا رویہ مختلف ہے. لا میں نہیں بات کر رہا. اب آگے چلتے ہیں. اس پارلیمان نے یہ فیل کیا کہ الیکشن کے تمام لا کو ریویو کرنا چاہیے, جن کی طرف میڈم نے اشارہ کیا. ایک پارلیمان کی کمیٹی بنی دونوں ہاؤسز کی, 35 ممبر ہیں. ڈار صاحب اس کے ہیڈ ہے, اس میں پیپلز پارٹی تمام ٹاپ لیڈرشپ ہے, تمام پارٹی ٹاپ لیڈرشپ, اس میں عمران خان کی پارٹی کی ٹاپ عارف الوی صاحب ہیں. عارف الوی صاحب ایک وہ کبھی کبھی کمیٹی بڑی بیٹھتی ہے
अक्सर वो चलती फिरती रहती है। एक छोटी उन्होंने कमेटी बनाई हुई टेक्निकल, जिसका जैद हामिद हेड करते हैं, मैं भी उसका मेंबर हूँ। अच्छा। हमने उसमें ये किया है कि पाकिस्तान में 8 लॉ ऐसे हैं जो इलेक्शन को डील करते हैं, हमने तमाम को इकट्ठा करके 1 लॉ कर दिया। 8 कानून से एक कानून बना, एक मर्ज कर दिए। एक बारी बारी हमने शुरू किया, पहले अखबारों में इश्तिहार दिए, लोगों ने 4000 तजावीज दी, 1400 तजावीज चुन के हमने उनको अकोमोडेट किया। बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में 60 साल में जो अदालतों ने ऑब्जर्वेशन दी, बेहतरी की, तमाम हमने ऑस्ट्रेलिया को स्टडी किया, हमने कनाडा को स्टडी किया, इंडिया को स्टडी किया, मलेशिया को, यूएई ने हमें मशवरा किया, तमाम पॉलिटिकल पार्टी ने इनपुट दी। अब वो जो ड्राफ्ट है वो कमो बेश आप कह सकते हैं कि आइडियल लॉ है जो अब ड्राफ्ट आने वाला है। उसमें से कुछ चीजें आइन से मुंसलिक थी, उसकी एक तरमीम जिस पे इत्तफाक होगी, 10 जून को जजेस रिटायर हो रहे हैं वो इलेक्शन कमीशन वाले, इसलिए हमें जल्दी थी, ये हो गया। ठीक है। अब जो बाकी मामलात हैं उसमें ये मैटर भी अवेलेबल है जो आप कह रहे हैं, इलेक्शन ट्रिब्यूनल पे जाने का, उसका लाम बदल रहे हैं। एक कैसे बदल रहे हैं? पहली बात तो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान के लॉ का प्रोसीजर बड़ा टेढ़ा है, हम उसको चेंज करने लगे हैं। वो ये है कि जो आदमी दरखास्त देगा कि मेरा ये गड़बड़ हुई है मेरे हल्के में, वो तमाम सबूत एक ही दिन, गवाहों के बयान एक ही दिन इकट्ठे दे देगा। ठीक है। वरना इसको लाने में 6 महीने लगते हैं। दूसरी पार्टी फिर 6 महीने लाती है, दूसरी पार्टी जब जवाब देगी रिटर्न स्टेटमेंट, वो भी तमाम एविडेंस अपनी इकट्ठी कर देगी। ठीक है। ताकि पहले हफ्ते 10 दिन में दोनों की एविडेंस तो सामने आ जाए ना। फिर हम उनकी पार्ट हियरिंग खत्म कर रहे हैं, आज तारीख, अगले साल तारीख, ये नहीं, वो दोनों पार्टियों को बुला के डॉक्यूमेंट देखने के बाद जज तय कर देगा, अच्छा 4 महीने के बाद पहले 2-3 दिन तेरे और अगले 2-3 दिन तेरे, टाइम बाउंड कर रहे हैं, टाइम बाउंड कर रहे हैं। ये पूरा प्रोसीजर जो है ना, जो इंग्लैंड में इस वक्त राइज है, हम वो उसको यहाँ लगाना चाहते हैं। ठीक है। तो लॉ की हद तक तो जो लॉ आ रहा है ना, उसमें 3 पॉइंट रह गए हैं जिसकी वजह से वो भी पार्लियामेंट में नहीं गया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, हाँ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, बायोमेट्रिक्स, ठीक है, ओवरसीज, अच्छा वो इशू भी हाँ, तीनों की ख्वाहिश है बड़ी पार्टियों की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तहरीक इंसाफ की, और आपके हमारी पार्टी की, और बाकी छोटी सारी पार्टियों की ख्वाहिश ये है समुद्र पार पाकिस्तान उनका वोट हो होना चाहिए, और ये कोशिश की जाए कि अंगूठे से वेरिफिकेशन। ये कब आएगा पूरा पैकेज? वो उसमें इतनी मुश्किलात हैं, उसका हमने ट्रायल किए। ठीक है। कमेटी ने, इलेक्शन कमीशन ने किए, अक़वाम मुत्तहिदा से हमने कंसल्टेंट लिए, उन्होंने आके कहा कि दुनिया इनको छोड़ रही है, 7 यूरोप के मुल्क इसको छोड़ गए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग को। क्यों? नाकाम हो रही है। अच्छा, नाकाम। हम फिर भी नहीं माने, हमने क्योंकि ज्यादा शोर मचाते थे हमारे पीटीए वाले दोस्त, हमने कहा हम एक सब कमेटी बना देते हैं, इन 3 कामों की आपको बना देते हैं हम हेड, जो आप जवाब। हेड कौन है उसके? आरिफ अलवी साहब। जो तुम कहोगे हम मान लेंगे। हाँ सर, सर ये इससे जो इलेक्शन, क्योंकि बलूचिस्तान में जो इलेक्शन होता है, और आप माशाल्लाह इतने पुराने सियासतदान हैं, आम लोगों का ये तासुर होता है कि चुराया जाता है मैंडेट। इलेक्शन कमीशन को इससे जरा कुव्वत मिलेगी, और जैसे जो जफरुल्लाह साहब कह रहे हैं कि भारत वाला ही कानून है, लेकिन वहां के इलेक्शन कमीशन की तो बहुत तारीफें होती है, सारी पार्टी एग्री भी होती हैं, इससे कोई मामले का हल निकलेगा? देखिए, हमारा जो इलेक्शन कमीशन है, अभी तक हम उसको ये कंपेयर नहीं कर सकते कि दुनिया की जो इलेक्शन कैंपेन है, जैसे जफरुल्लाह साहब ने ये भी कहा कि हमारा जो मिजाज है जी, लोगों का मिजाज भी तो बड़ा काउंट करता है। असल वही है। देखिए, सवाल ये है कि ये हमारा जो असल मसला है वो होता है पोलिंग के दिन जी। आया पोलिंग के दिन इन कानून के जरिए हम उस धांधली को, उस गड़बड़ को रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते? ठीक है। अगर पोलिंग के दिन हम इसको नहीं रोक सकते, बाकी फिर सब कहानी बन जाती है। ये वो जो कलूजन का फैक्टर होता है कि इसको शामिल, उन्होंने कहा कि जी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की बात की, तो मैं आज से कोई 1.5 साल पहले, तो वो कोई अमेरिकन आर वर्किंग विद द इलेक्शन कमीशन। अच्छा। तो मुझे वो मिले यूएनडीपी की ही प्रोग्राम में, तो मैंने कहा कि जी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, वो कहते हैं हम लोग खुद तंग हैं, भाग रहे हैं इससे। अच्छा। आप लोगों को शौक हो गया है इसका, ये तो कामयाबी नहीं है। फिर जब हमने इसको स्टडी किया, इलेक्शन कमीशन वालों को बुलाया। अच्छा। अब किसी दूसरे में, इस कमेटी में मैं नहीं हूँ, ठीक है, तो वो बेसिकली पिलडेट वालों का था। तो वहां पे गए तो उनकी भी राय ये थी कि ये इससे बोगस वोटिंग नहीं रुकती, वो जो कहते हैं जाली वोट पड़ जाए। लेकिन इस वक्त इलेक्शन में सबसे बड़ा मसला पोलिंग स्टेशन का है। हमारे यहाँ तो सीधा सीधा जो है, बाज़ जगहों पे इतने लोग नहीं होते जितने वोट पड़ते हैं। वोटर लिस्ट में तो लोग हैं, मगर फिजिकल लोग नहीं होते, ठीक है, मगर वो वोट पड़ते हैं। तो अब जब तक उसको हम किस तरह रोकेंगे, उसका कोई तदारुक नहीं निकलेगा। इंपॉर्टेंट है, उससे पहले आप इलेक्शन को फेयर कर नहीं सकते। इस वक्त भी कोई बहस हुई है? देखिए,
इलेक्शन किसी जमाने में तो बहुत धांधली होती थी। मैं एडमिनिस्ट्रेशन में रहा हूं, मैंने 3 इलेक्शन करवाए हैं। ये ना कहेगा कि धांधली में शामिल नहीं, धांधली में नहीं। मैं बताऊं, मेरे इलेक्शन में मोहम्मद खान जुनेजो जीत गया था, 85 वाला, 90 वाले में। और मुझे अगले दिन वहां से, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि जाम सादिक अली की ख्वाहिश थी कि आफ्ताब शाह जिलानी जीत जाए। अच्छा, जो उस जमाने में इंटरम जो प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी पार्टी के प्रोविंशियल हेड थे। अच्छा, और जीत के जुनेजो साहब। मेरे मुंह में आ गई, मुझे कहना तो नहीं चाहिए था। हमने कोई धांधली नहीं करने दी, लेकिन तबादला हो गया और मेरा अगले दिन तबादला हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब ऐसी सूरत नहीं है, बेहतर है, बहुत बेहतर हुई है। हर इलेक्शन पहले से बेहतर हो रहा है। क्या कोई ऐसा इलेक्शन है जफरुल्लाह साहब जो बिल्कुल धांधली के इल्जाम से पाक हो? एक के बारे में कहा जाता है जिसमें पीपल्स पार्टी पावर में आई थी, लेकिन अगर मुझे कहें, मैं पीपल्स पार्टी तो 3-4 दफा मैं पीपल्स नहीं, पहला 70 का इलेक्शन, मैं उस पर कहना नहीं चाहता, इसलिए कि ये नाराज ना हो जाएं। हिस्टोरिकली सबसे बुरा इलेक्शन ही हुई था। अच्छा, सबसे बुरा इलेक्शन वही था। 161 में, 160 में मुजीब जीत गया था। ठीक है, हमें लाख इख्तलाफ उनसे, सही, मतलब जो भी कुछ भी हुआ हिस्ट्री में एक अलग हिस्सा है। तो इलेक्शन पाकिस्तान का कोई भी एक ऐसा नहीं है जिस पे को हम कहें कि मुतनाज़र नहीं था। ओके, लेकिन अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि तमाम पॉलिटिशियंस ने एक एक नुक्ते पे बहस की। दैट्स गुड, ये अच्छी बात एक एक नुक्ते पे लूप होल दूर करने की कोशिश की है, दुनिया के माहिरीन को लिया है। बल्कि मैं बताऊं, अभी हम ड्राफ्ट शेयर कर रहे थे यूरोपियन यूनियन एक्सपर्ट के साथ, वो परेशान हो गए। वो कहते हैं हम पूरी दुनिया में इलेक्शन कराते हैं, इतना अच्छा ला हमने। तो ये जो इतराज आता है कि बहुत वक्त लिखता है, इसमें बहुत ज्यादा अंग्रेजी भी शामिल है। नहीं, इसमें देखिए 55 के करीब मीटिंग हुई है कमेटी की, उसके बाद ये कानून आया। नहीं, ये तो खैर एक हिस्सा है ना, असल कानून तो अब आने वाला है, वो अभी आने वाला तो कानून की हद तक तो आइडियल है, लेकिन मिजाज हमारे वही हैं, इंसान भी हमारे वही हैं। लेकिन वो कहते हैं ना, when there is a law, तो फिर सुप्रीमेसी ऑफ लॉ के लिए फिर मिजाज भी शायद इंशाल्लाह अल्लाह खैर। वक्त मेरा बिल्कुल खत्म हो गया। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, मैरी अनवर राजा साहब लाहौर से हमें ज्वाइन करने का, साजिद अहमद साहब कराची से हमें ज्वाइन करने का, बैरिस्टर जफरुल्लाह साहब, सर थैंक यू सो वेरी मच। और हासिल बजुंजा साहब, एक दफा फिर आपको बाज़ार तौर पर मुबारक, विश यू गुड लक। आपको जो भी वजारत मिले उसमें आप सक्सेसफुल रहे। व्यूअर्स, हमने गुफ्तगू की 22वीं तरमीम के हवाले से, मुझे खुद इसमें बहुत आगाही मिली। और जैसे बैरिस्टर जफरुल्लाह साहब जो कि इस प्रोसेस में रहे, उन्होंने बताया कि कितनी ज्यादा मेहनत के बाद एक कानून लेकर आए जो कि एक हिस्सा है, जुज़ है, कुल अभी आना है, जिसमें सारी इस्लाहात होंगी। हम उम्मीद करेंगे कि इस पर अमल दरामद होगा ताकि पाकिस्तान में जो इलेक्शन में धांधली के इल्जाम लगते हैं ये कम हो सकें और हम फुल प्रूफ जनरल इलेक्शंस की तरफ आगे बढ़ें, जो कि हम बढ़ते हुए नजर भी आ रहे हैं। प्रोग्राम सजते हुए नशीस कैसी लगी? फेसबुक और ट्विटर पर अपनी राय से जरूर इंशाल्लाह जिंदगी रही तो कल रात 8:05 पर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।